एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क ऑफ स्टडी पे। अगेन इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही सेपरेट क्लासेस मिल रही है, तीनों सब्जेक्ट्स की। और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना कि बेसिक से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो वो क्लियर हो रहे होंगे। तो एकेडमिक में भी हेल्प हो रहेगी, इसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिशन में भी हेल्प हो रही है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन, उसका टाइप, उसका नेचर, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके पहले हम दो चीजें और सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है। तो एकेडमिक में भी पूछा जाता है, बोर्ड पर्पज से भी, और इसमें भी पूछा है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा है कि जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसमें 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू किस में है या इसमें कितनी वैल्यू है, डायरेक्ट ऐसे। और टेम्परेचर कन्वर्जन, तो केमिकल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियो कैसा लग रहा है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, तो सारी चीजें कहाँ लिखना है, कमेंट में। वहीं से तो हम तक मैसेज पहुंचेगा ना आपका। स्टार्ट करें। ओके, तो पहले लॉ की तरफ बढ़ेंगे कि टोटल कितने लॉ हैं, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशंस के टोटल कितने लॉज हैं, है ना। तो टोटल लॉज कितने हैं, 5 लॉज हैं। तो यहाँ पर हमने लॉज तो के नाम तो लिखे हैं, एज वेल एज उनके साइंटिस्ट के नाम भी लिखे। क्यों? क्योंकि जब हम साइंटिस्ट के नेम के साथ ही इनको पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विच लॉ इज गिवन बाय दैट साइंटिस्ट नाम देके, या हु गेव दिस लॉ। तो आपको वहां पे अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक है, इनको नोट कर लीजिए प्रॉपर नोट्स में। इसके बाद हम इनके एक एक की डिटेल इंफॉर्मेशन को देखने वाले हैं। पहला लॉ कौन सा है, लेविशियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये किसने दिया था, साइंटिस्ट लेविशियर ने दिया था। ठीक है, दूसरे लॉ को पढ़ते हैं। तो दूसरा लॉ कौन सा है, पहला लॉ का नाम देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स यहाँ पर मास या वेट जो है वो कंजर्व रहता है, चाहे वो रिएक्शंस के पहले हो या रिएक्शन के बाद में हो। फिर उसके बाद सेकेंड लॉ दिया है प्राउस्ट ने। किसने दिया है, प्राउस्ट ने दिया है। प्राउस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या है, प्राउस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, इसके बाद थर्ड लॉ है, डाल्टन ने दिया। तो ये जो दो लॉ है ना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने लॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर हो गए थे। तो दोनों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट कंपोजिशन। दोनों में ही कंजर्वेशन हो रहा है एक तरीके से, कंपोजिशन कांस्टेंट है एज वेल एज कंजर्वेशन भी हो रहा है। किसका, मास का कंजर्वेशन। ये दोनों किसके पहले हो गए थे, ये दोनों हो गए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी के पहले। इसके बाद जो थर्ड लॉ आया वो है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये किसने दिया, ये डाल्टन ने दिया। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गई थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड हो गई थी। उन्होंने एटम के बारे में काफी सारी चीजें, एटम के बारे में काफी सारी चीजें पता लगा दी थी, और उन सबको पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, नहीं पॉइंट्स के फॉर्म में बताया। किसके फॉर्म में बताया, पॉइंट्स के फॉर्म में बताया। उसी को बोला जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने ये लॉ भी दिया। इसके बाद फोर्थ लॉ आता है रिचर्ड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रिचर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का देखेंगे, समझाऊंगी मैं आपको कैसे होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ समझाऊंगी। हर एक लॉ का एक न्यूमेरिकल्स हम करते चले, इंडिविजुअल। जैसे पहला लॉ पढ़ा, ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल ले लेंगे, अच्छे से समझ में आया। फिर दूसरा लॉ पढ़ा, इसका न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं करवा रहे कि पांचों लॉ पढ़ लिया फिर मिक्सअप में न्यूमेरिकल्स, नहीं, एक एक करते चलेंगे। इसके बाद देखेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो चलो अब आते हैं हम हमारे पहले लॉ के साथ में। तो पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बता रहा है कि पहले तो याद रखना है कौन सी सेंचुरी में किया गया था। ठीक है, इसको लॉ कर लेना। क्या है ये, लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे अंदर तो इतना डेडिकेशन है कि ये जो क्लास है ना, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो क्लास सेव ही नहीं हो पाई। अब मैं इसको अगेन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इतने एफर्ट हम लगा रहे, तो थोड़े से एफर्ट तो आपके भी बनते हैं ना। 18th सेंचुरी में दिया था इस मास को, और ये क्या बता रहा है कि ये याद रख लेना, मास को आप यहाँ पे ना तो क्रिएट कर पा रहे हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, ना बना पा रहे हो, ना ही आप उसको मिटा पा रहे हो। ठीक है, ये लो हो गया। तो उसको हम प्रूफ करते ना, कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का तरीका है इसका कि सपोज दैट आपने क्या करा, यहाँ पर
कार्बन तोल ली, ऑक्सीजन तोल ली आपने, क्या तोल ली? ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या बनाया आपने? CO2 बनाया। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या है ये? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इनका जो वेट रहे ना वो बिफोर द केमिकल रिएक्शन और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन बिल्कुल कैसा रहे? सेम रहे। मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ में आपको बताती हूँ कैसे। देखो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। सबने देखा है ना? ओके। क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? फॉर्मूला बताते जाएंगे। अब इसको हमने कर दिया गरम। क्या कर दिया? इसको गरम कर दिया। तो गरम करने के बाद ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब कैल्शियम अलग हो जाए और कार्बोनेट अलग हो जाए। तो यहाँ लिख रहे हैं हम कैल्शियम एंड कार्बोनेट। क्या लिख रहे हैं? कार्बोनेट। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इनका वेट भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसका जो वेट है किसका? कैल्शियम का, वो कितना है? मान लो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। जब जैसे इसको हमने क्या करा? गर्म कर दिया, हीट दे दी। क्या दे दी? हीट। तो कैल्शियम हो जाएगा Ca, कार्बोनेट हो जाएगा CO3 आपका। तो जो कैल्शियम है इसका वेट हो जाएगा 56 ग्राम और इसका हो जाएगा 44 ग्राम। अब दोनों को ऐड कर लो। बिफोर द रिएक्शन ये 100 ग्राम था, आफ्टर द रिएक्शन ये स्प्लिट हो गया, लेकिन इसका भार, इसका वजन, इसका वेट, इसका मास कितना है? 56 प्लस 44 करके देखो ना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 100 आ रहा है ना, तो इक्वल है। ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना रहे हैं कि जो मैटर है क्या है? मैटर है नाइदर बी क्रिएटेड, या नीदर बी क्रिएटेड, स्पेलिंग सही कर लेना, नोर बी डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा? नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है? यस। आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, इस एग्जाम्पल को समझाया हुआ है हमने। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते थे। एक्सपेरिमेंट लिया है। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लेके आपको बता देती हूँ किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, सपोज दैट कि यहाँ पर हम बना रहे हैं ये कॉनिकल फ्लास्क। क्या बना रहे हैं? कॉनिकल फ्लास्क बना रहे हैं। इसके अंदर मैं भर रही हूँ, क्या भर रही हूँ इसके अंदर? इसके अंदर मैं भर रही हूँ, मतलब ऐसा भरा जाता है, बेरियम क्लोराइड। क्या भर रहे हैं इसके अंदर? बेरियम क्लोराइड भर रहे हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड भर लिया हमने। बेरियम क्लोराइड भर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करा? एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, ऐसे ही उसको थ्रेड से बांध दिया और थ्रेड से बांध कर दूसरे कलर से बना रही हूँ ना टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या भरा है? एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने सोडियम सल्फेट का। किसका? सोडियम सल्फेट डाल दिया इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है। और अब इस टेस्ट ट्यूब को इस थ्रेड की हेल्प से पूरा इसके अंदर गिरा दिया। किस टाइप से गिरा दिया भाई? ऐसा देखो, ये लिया और पानी तो इसके अंदर भरा हुआ ही है, ये बेरियम क्लोराइड तो भरा हुआ ही है। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या करो? इसे पूरा लिटा दो ताकि इसका सॉल्यूशन अंदर आ जाए। और इसके अंदर तो पहले से ही क्या क्या भरा था? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ था। अब क्या करें इसका? ये तो बिफोर द रिएक्शन है क्योंकि इन दोनों केमिकल की रिएक्शन नहीं हुई है। तो बिफोर द रिएक्शन क्या हो जाएगा? बिफोर द रिएक्शन। और ये हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, है ना। फिर इन लोगों का क्या करेंगे हम? वेट चेक करेंगे। तो जो वेट रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा। क्या रहेगा? वेट, मास इनका सिमिलर रहेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये मास का कंजर्वेशन है। मास neither be created nor be destroyed by any before the chemical reaction or after the chemical reaction, mass remain same. It proves that कि क्या हो जाएगा? It is the law of conservation of the mass. इसको ड्राइंग भी कर लो आप लोग, मैं हट जाती हूँ साइड में। आगे की तरफ बढ़ेंगे सेकंड लॉ की। उससे पहले मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये दिया है
सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, उसको आपने ट्रीट किया 12 ग्राम ऑफ CH3 एसिटिक एसिड COOH के बाद द रेसिड्यू वाज फाउंड, रेसिड्यू बच रहा उसका है ना 20 ग्राम। डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 एस्केप्ड इन द रिएक्शन। चलो ठीक है, पहले आप लिख लो कि इसके अंदर मास कितना है। किसका मास लिखेंगे? मास लिखते हैं हम मास ऑफ रिएक्टेंट का। कितना मास है बेटा बताइएंगे, मेरे साथ साथ करते चलो। मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द लॉ लिख लो पहले, मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो बोला उसने, मास ऑफ प्रोडक्ट है। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है? एक तो रिएक्टेंट ये हो गया और एक रिएक्टेंट वो रहा, तो लिखेंगे हम NaHCO3 प्लस CH3COOH। ठीक है, इट गिव्स अस, क्या दे रहा है ये दे रहा है, क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस H2O प्लस, यहाँ पे CO2 का स्किप करके बताना है ना, H2O प्लस CO2। ठीक है, इसने ये बता दिया। अब आगे की बात करें, अब हम लिखें कि इसका मास कितना है। इसका मास कितना दिया है? इसका मास दिया है 16.8 ग्राम, इसका मास दिया है 12.0 ग्राम। ठीक है, ओके, तो टोटल ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 20 ग्राम। ठीक है, लिख दिया। अब हमें इनका नहीं पता, तो अब हम मान लेते हैं कि जो लेट द मास, क्या है? लेट द मास, मास कितना हो जाएगा? मास मानते हैं किसका? CO2 का बोला ना उसने, तो हम इसको मान लेते हैं x ग्राम। कितना ग्राम? x ग्राम। चलो x ग्राम मान लिया। अब वापस से वैल्यू रखो, तो ये कितना था? 16.8 प्लस 12 डायरेक्ट कर लेते हैं, या बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी जगह भी नहीं बचेगी। तो कितना हो जाएगा? लिख लो ना, कितना हो रहा है? 12 18 कितना हो जाएगा? 20 और 28 28 ठीक है, इन दोनों को जोड़ा है बेटा मैंने, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, 28.8 हो गया। इसके बाद में अब 28.8 ग्राम, इधर कितना बचा है? 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम, तो इसका आ गया। उसके बाद CO2 का कितना है? x ग्राम है, तो x ग्राम हमने मान लिया, x और बाहर लिख देंगे इसको ग्राम में। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये? इसको क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है, तो या तो बाहर ग्राम कर दो, ये इंडिविजुअल भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इसको इस साइड में ले आओ। कहाँ ले आओ? इस साइड में ले आओ, और माइनस कर दो 20। ये तो वाटर वेपर तो निकल जाएगी ना H2। अब 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.8 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। x किसको माना था? x किसको अज्यूम किया था हमने? CO2 को। नोट करते जाएंगे, देखो मैंने जैसा कहा है मैं वैसा करवा रही हूँ, हर एक के बाद में एक न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लो क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रोबास्ट इन 1799। इन्होंने क्या बताया कि जो कंपोजिशन है अलग अलग टाइप के एलिमेंट की, किसकी? अलग अलग टाइप के एलिमेंट की, वो जैसे एक ही कंपाउंड में मान लो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्योर केमिकल कंपाउंड होगा वो हमेशा सेम एलिमेंट के साथ में कंबाइन होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? मतलब ये है कि उसका जो रेशियो है ना, उसकी जो प्योरिटी वो हमेशा सेम रहने वाली। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेटली आ जाएगी। जैसे पानी, वाटर है, वाटर का हमने देखा जब सेम एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के जो सेम एलिमेंट है वो अलग अलग टाइम पे जब कंबाइन होंगे तो उनका जो रेशियो है ना वो हमेशा सेम ही मिलने वाला है। मतलब वो प्योरिटी शो करते हैं। कैसे? कि वाटर है, वाटर का रेशियो हमें हर बार क्या मिलता है? 1:8। कैसे मिला? इसका H का हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट करके कितना आएगा? 1:8। तो आप लैब में वाटर का चेक कर लो, अमेरिका में कर लो, इंडिया में कर लो, खेत का कर लो, आसमान का कर लो, नदी का कर लो, झील का कर लो, तालाब का कर लो, समुद्र का कर लो, कहीं का भी कर लो, कहीं का भी कर लो भाई, बिस्लरी का कर लो, लेकिन रेशियो क्या मिलेगा? 1:8। इज इट क्लियर ना? इसका न्यूमेरिकल्स ले ले, क्या एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं क्योंकि इसमें ऐड नहीं है। और
सपोज दैट करो कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपने लिए हैं, इसी का ले रही हूँ, कंबाइन किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन इन द रेशो 1:8, ठीक है, किस रेशियो में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, 1:8 में हो रहे हैं, बाय मास, बाय मास हो रहे हैं, अभी तो देखा हमने बाय मास, ये मास से निकाला ना बाय, अरे क्वेश्चन ही लिखा है और ये एग्जांपल समझ लिया मैंने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas, ठीक है, कितनी चाहिए आपको, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमको होगी वो निकालिए। तो सबसे सिंपल पहले रेशियो निकलो 1:8, मतलब 1 ग्राम जब आपकी हाइड्रोजन है, कितनी है हाइड्रोजन है, तो आपको कितनी चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो अगर आपके पास में 3 ग्राम आपकी क्या हो जाए हाइड्रोजन हो जाए, तो यहाँ पर कितनी आपको ऑक्सीजन लगेगी, बताओ भैया जल्दी से, तो ये तो 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, तो इसमें भी तो 3 का मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड बैलेंस करना, तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 24 ग्राम, कितना आया 24 ग्राम इसका आंसर है। ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, इसको एडिट कर लेना आप लोग, मुझे इसको लगा कि एग्जाम्पल है ना। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब जॉन डाल्टन ने दिया, क्योंकि जॉन डाल्टन की डिस्कवरी हो गई थी, उन्होंने एटम के बारे में काफी सारी रिसर्च कर ली थी, बहुत कुछ बता दिया था उन्होंने कि मतलब ये आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसो बाहर क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट अलग होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, काफी सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तो जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो 2 एलिमेंट है उनको कंबाइन कर रहे हैं और उनसे हम 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो जो उनके जो मास होंगे वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का तो फिक्स मास रहेगा, लेकिन दूसरे का क्या रहेगा, दूसरे का अलग अलग रेशियो में, एक सिंपल रेशियो में, यानी कि यूं समझ लो कि एक तो बेचारा वहीं खड़ा है और एक बार बार अपनी पोजीशन चेंज करा, अपने मास को चेंज करा, तो कैसे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, देखो फोर्थ लो आ गया ना, थर्ड लो को देखते हैं सबसे पहले, थर्ड लो के साथ में सपोज दैट कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि सी और ओ है, तो ये सी तो अकेला ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन ओ बार बार अपने मास को चेंज करा, जैसे एक बार ओ रहा, एक बार ये क्या बनाता है CO2 बनाता है, और क्या बनाता है CO3, लेकिन कार्बन ने अपने मास को चेंज करा क्या, नहीं करा ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16 था, यहाँ कितना हो गया 32 हो गया, यहाँ कितना हो गया 48 हो गया ना, मतलब बदल रहा है। इसके अलावा और क्या है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देख लो, नाइट्रोजन फिक्स है, ये NO फिर बदल लेता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि N भी बदल लेता है, ठीक है, NO2 भी होता है, आपको पता है NO3 भी होता है, वेरी गुड होता है, तो यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट तो सिंपल फॉर्म में है, लेकिन दूसरा अपने मास को चेंज कर रहा है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है अपने मास में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें, इसके आगे बढ़ते हैं अब हम फोर्थ लॉ की तरह, फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि ये रिचर्ड ने दिया था, और इसमें जो द रेशियो इन विच 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, अलग एलिमेंट का रेशियो है उसको कंबाइन कर रहे हैं हम अलग अलग, तो जो थर्ड एलिमेंट रहेगा, जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और ये एलिमेंट किसी और के साथ में कंबाइन हो रहा है, ये एलिमेंट भी उसी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इनके जो रेशियो रहेंगे ना, इनका जो रेशियो रहेगा उसी के सिंपलेस्ट रेशियो में उसका भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होने वाला है, कैसे होगा इसको एग्जांपल से देखेंगे, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज दैट देखो कि ये है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ में कंबाइन हुआ, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन, मतलब एक एलिमेंट इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है, आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन किसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, अब ये जब दोनों आपस में दोस्त है, कोई रहता है ना ऐसा, आपके गांव में एक दोस्त है, फिर शहर गए, शहर में भी एक दोस्त बन गया, अभी वो शहरी दोस्त और वो गांव का दोस्त जब आपस में दोनों मिले, क्योंकि आप
आपने ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा जैसा हो रहा है हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है, तो हमसे मिलते जुलते ख्यालात वाले हमारे दोनों फ्रेंड, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो उनके ख्यालात भी मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है, और उनकी पहचान निकल जाएगी क्योंकि आपका जिक्र कभी ना कभी होगा। तो यहाँ पे जिक्र वाली बात नहीं, जैसे इस फॉर्म में ये से कन्वर्ट हुआ ना H2 तो ये इसी के हिसाब से इस फॉर्म में ये दोनों आपस में कन्वर्ट होंगे, यानी कि कंबाइन होंगे। कैसे होंगे देखो, जो H2S है यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2, सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, 32 लिया तो 2:32 आ गया। नीचे आया फिर H2O हमने लिया, क्या लिया H2O, तो हाइड्रोजन का मास 1 × 2 रहा तो 2 आ गया, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है तो 16 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों के मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं। SO2 का मास कितना है बेटा, S का मास देखो, S का मास कितना है अभी देखा हमने 32, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, कितना है 16 है। अब दोनों इक्वल फॉर्म में, दोनों इक्वल ही आ जाएंगे, कैसे आएंगे, तो अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये बना रहा है SO तो ये क्या रहेगा, सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, इसको कट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको काटेंगे तो 2:1, ठीक है, एक सिंपलर रेशियो निकल के आ गया हमारे पास में। इसके बाद अब ये क्या बना रहा है, इधर लिख लेते हैं हम दूसरे कलर से, SO2 बना रहा है, SO2 बना रहा है तो 32 और ये भी आ गया 32 तो क्या आ गया 1:1 आ गया। तीसरा केस क्या है, ये क्या बनाता है SO3 भी बनाता है, मल्टीपल फॉर्मेशन हो गया ना इसका, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा इसका 48, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1:3, क्या आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्या कर दिया मैंने, नहीं ये गलत लिख दिया ना मैंने, 48 को करेक्ट करते हैं 2:3, ये निकल के आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा 2:3 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके कई सारे सिंपल भी फॉर्म हो सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आए जो भी चीज तो कमेंट कर देना, इसको आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, मैं साइड में हट जाती हूँ। लास्ट लॉ है हमारा गेलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये सिर्फ गैसों के लिए अप्लाई होता है, इसी को एवोगैड्रो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लॉ है कब दिया गया था, 1908 में दिया गया था, जब किसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, बड़े बड़े नंबर्स वाले केमिकल रिएक्शंस ऑकर हुई, जब पता चला गैसों के बारे में जिनके नंबर्स बड़े बड़े थे, तो वहां पर क्या किया गया कि जब जो गैसें हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन कर रही है, क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है एक दूसरे के साथ, तो उनका जो वॉल्यूम है ना फिर भी वो एक सिंपल फॉर्म में मिल रहा है, काफी बड़ा वॉल्यूम है, उसमें 2-3 गैसें एक साथ कंबाइन कर रही, लेकिन जो आंसर है अगर प्रेशर और टेम्परेचर को चेंजेस नहीं किया जाए तो जो प्रोडक्ट है उनका रेशियो कैसा मिलेगा, एकदम सिंपलर। कैसे मिलेगा इसको देखते हैं हम, देखो एग्जाम्पल लिया हमने N2 + 3S2, इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे कितना है 1 है तो 1, इसमें 3 है तो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, दोनों ने मिला के कितने वॉल्यूम बनाए 2 वॉल्यूम, तो ये क्या है, एक सिंपलर रेशियो निकल के आया, एक सिंपल रेशियो निकल के आता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रेशियो, यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आया 1:3:2 रेशियो निकल के आया है इनका पूरा आंसर का। नेक्स्ट हमने लिया है 2CO + O2, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम इसका है, 1 वॉल्यूम इसका है और फाइनली आंसर कितना निकल के आया है 2 वॉल्यूम, यानी लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट की गैसें भी ले रहे हैं और जब आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस उनका जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो एक सिंपलर रेशियो में निकल कर आ रहा है। तो ये आज हमने पढ़ लिए हैं पूरे 5 लॉ, किसके, हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इनके, जिससे इन्हीं को हम आगे और फर्दर करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स के साथ में मोल कैसे निकालेंगे, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, एक एक चीजों को। और ऐसा नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।